माने मिट्टी का पिंड जो है वो घट का समवायी कारण अवयव अवयवी भाव से है, और घट जो है वो अपने रूप का समवायी कारण गुणगुणी भाव से है। और गुण गुणी अवयव अवयवी यही तो है अयुत सिद्ध, और अयुत सिद्ध होना ही है समवायी कारण का लक्षण। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर सिद्ध किया गया। अब यहाँ पर बताया गया था कि गुणों का समवायी कारण जो होगा वो गुणी होगा। ठीक है, जैसे घट रूप हो गया गुण और घट हो गया गुणी। ठीक है, तो यहाँ पर शंका यह उत्पन्न हुई कि जब घट आदि गुणी उत्पन्न होते हैं, ननु यदैव घटादयो जायन्ते तदैव तद्गत रूपादयो अपि, जिस समय पर घड़े की उत्पत्ति होती है उसी समय तद्गत रूप घट रूप की भी उत्पत्ति होती है। दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, कहने का मतलब ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इति समान कालीनत्वात् गुण गुणिनः सव्येतर विषाणवत् कार्य कारण भाव एव नास्ति। ठीक है, मतलब यहां पर ये कह रहा है कि जब घट की उत्पत्ति हुई उसी समय घट रूप भी उत्पन्न हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, समानकालीन उत्पन्न हो गए, एक साथ उत्पन्न हुए। ठीक है, लेकिन आपके गुण और गुणी को क्या चाहिए, मतलब आपको अयुत समवाय संबंध को सिद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपने समवाय संबंध का लक्षण दिया था, यश्च कार्यात् नियत पूर्वो, कारण का लक्षण आपने क्या दिया था, समवायी कारण जो है एक कारण है, और कारण का लक्षण आपने दिया है यश्च कार्यात् पूर्व भावो, मतलब कारण का कार्य से पूर्व भाव होना चाहिए, पहले कारण होगा फिर कार्य होगा। ठीक है, लेकिन गुण और गुणी में से यदि आप गुणी को कारण मान रहे हो, गुण को कार्य मान रहे हो, लेकिन गुण और गुणी तो एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। जब घट उत्पन्न हो रहा है तभी घट रूप भी उत्पन्न हो रहा है, जब पट उत्पन्न हो रहा है तभी पट रूप भी उत्पन्न हो रहा है, तो पूर्वापर्य भाव तो हुआ ही नहीं, मतलब पूर्व भाव और पश्चात भाव हुआ ही नहीं। और जब पूर्व भाव ही नहीं हुआ तो कारण नहीं हुआ, और जब कारण ही नहीं हुआ तो फिर आप इसको समवायी कारण क्यों कह रहे हो। ठीक है, आई बात समझ में। गुण गुणिनो हो कार्य कारण भाव एवं नास्ति, गुण और गुणी में कार्य कारण भाव है ही नहीं। और किस तरह नहीं है, क्यों नहीं है कार्य कारण भाव, पौर्वापर्य भावात, क्योंकि पूर्व भाव ही नहीं है। आपने कहा था कार्य बाद में उत्पन्न होगा, कारण पहले होगा, तो पूर्व भाव और पश्चात भावित्व तो हुआ ही नहीं, क्योंकि दोनों तो समानकालिक हैं। और किसकी तरह, उदाहरण क्या देने, सव्येतर विषाणवत, जैसे गाय के सव्य माने होता है बायां सींग, और इतर जो हो गया वो दायां सींग हो गया, सींग जो होते हैं पशुओं के। तो जैसे गाय के जो सींग होते हैं, ऐसा नहीं होता कि पहले बायां उगेगा फिर दायां उगेगा, मतलब वो दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ वृद्धि को प्राप्त होते हैं। उसी तरह जो है जब घट उत्पन्न होता है तो घट के साथ घट रूप भी उसके साथ साथ उत्पन्न होता है। तंतु से जब पट की उत्पत्ति होती है तो पट के साथ पट रूप की भी उत्पत्ति हो रही होती है। उनमें किसी प्रकार का पौर्वापर्य भाव नहीं होता, पूर्व भाव और पश्चात भाव नहीं होता, और पूर्व भाव पश्चात भाव नहीं होने के कारण वहाँ पर कार्य कारण भाव नहीं होगा, और कार्य कारण भाव नहीं होने से गुणी को आप गुण का समवायी कारण नहीं कह सकते, घट को आप घट रूप का समवायी कारण आप नहीं कह सकते। अतः न समवायी कारणम घटादयः, अतः घट आदि मतलब घट या पट जो है वह अपने रूप का, घट घट रूप का, पट पट रूप का समवायी कारण जो है वो नहीं बन सकता। ठीक है, कारण विशेषत्वात् समवायी कारणस्य, क्योंकि समवायी कारण भी तो विशेष प्रकार का एक कारण ही है, और कारण का लक्षण है आपका पौर्वापर्य भाव हो, पूर्व भाव हो, नियत हो, अनन्यता सिद्ध हो। तो पूर्व भाव ही जब आपका सिद्ध नहीं हुआ कारण का, तो कार्य की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पर तो जो है दोनों एक साथ उत्पन्न हो रही हैं। अब इसी चीज का खंडन यहाँ पर किया जाएगा आगे। तो अब पूर्व पक्षी के मत का निराकरण करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, अत्र उच्यते कि न गुण गुणिनो हो समानकालीनम जन्म। न्यायी कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं कि जब कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई तो कार्य की उत्पत्ति के साथ साथ उसमें कार्य के रूप की भी उत्पत्ति हुई। ठीक है, मतलब जैसे तंतु से जब कपड़ा बन रहा था तो कपड़े के साथ साथ उस तंतु से जब पट बन रहा है तो उस पट के साथ साथ पट रूप भी बन रहा है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि दोनों का एक साथ जन्म हो रहा है, तो हम पट को पट रूप का कारण क्यों माने, समवायी कारण क्यों माने। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये आपका अपना बनाया हुआ नियम है। न्यायिक कहते हैं कि ये तुम्हारा अपना सोचा हुआ नियम है, ऐसा कोई वास्तविक नियम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं देखा जाता कि पट और पट रूप मतलब गुण और गुणी एक साथ जन्म लें। ठीक है,
कह रहे हैं लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ आगे, किंतु द्रव्यम निर्गुणम एवं प्रथमम उत्पद्यते, लेकिन जब द्रव्य उत्पन्न होता है, कार्य जब उत्पन्न होता है कारण से, तो पहले क्षण में वह निर्गुण ही उत्पन्न होता है, बिना गुण के ही उत्पन्न होता है। तंतु से जब कपड़ा बना तो प्रथम क्षण में वह बिना गुण के ही उत्पन्न था, ठीक है, प्रथम क्षण में वो बिना गुण के ही था। पश्चात तत्समवेता गुणा उत्पद्यन्ते, और जब प्रथम क्षण में वह निर्गुण ही उत्पन्न होता है, उसके बाद अगले क्षण में उसमें समवेत गुण आदि जो हैं वो आते हैं। तो पहले क्षण में तंतु से जब पट बना तो पहले क्षण में तो वो पट निर्गुण ही था, उसके बाद उसमें पटरूप आदि गुण आए, ठीक है। और कह रहे हैं यदि हम तुम्हारी बातों को मानते हैं, चलो यदि हम कहते हैं कि दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, आपका अगर ये सिद्धांत हम मान लें कि गुण और गुणी जो है एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, तो यदि हम ऐसा मानेंगे तो एक आपत्ति आ जाएगी। समान कालोत्पत्तो तु गुण गुणिनो हो समान सामग्रिकत्वात् भेदो नशात। यदि हम पट और पटरूप की एक साथ उत्पत्ति मानेंगे, समान काल में उत्पत्ति मान लेंगे, तो गुण गुणिनो हो समान सामग्री कत्वात्, तो दोनों एक साथ उत्पन्न हुए हैं, तो अब दोनों में एक समान सामग्री होने के कारण, तंतु से ही तो बन रहे हैं दोनों, आप गुण कौन सा है और गुणी कौन सा है इसका भेद आप नहीं कर पाएंगे, भेदो नशात, क्योंकि दोनों एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं। तो आप कैसे कह देंगे कि पट गुण गुणी है और पटरूप गुण है, क्योंकि दोनों तो एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, आप बता ही नहीं पाओगे। लेकिन देखा यह जाता है कि कारण भेद नियतत्वात् कार्य भेदस्य, मतलब यदि कार्य में भेद होगा तो कारण में भी भेद अवश्य होगा, ठीक है। कार्य के भेद से ही कारण के भेद की जो है जानकारी प्राप्त होती है। या कार्य के भेद से, कार्य का भेद मतलब कार्य में यदि भिन्नता होगी तो कारण में भी भिन्नता होनी चाहिए, ऐसे नियम से, इस नियम से। और आप कह रहे हैं कि पट और पटरूप दोनों एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं तो दोनों कार्य हुए। अब जब दोनों कार्य हुए तो दोनों में तो भिन्नता है, क्योंकि ये द्रव्य है और ये गुण है, इन दोनों में भिन्नता है। तो इन दोनों में जब भिन्नता है तो इनका जो कारण है तंतु, ये एक ही क्यों है, इसमें भी भिन्नता होनी चाहिए कारण में भी, लेकिन इसमें तो भिन्नता देखी नहीं जाती, तो आपका नियम जो है वो गलत हो गया। जब कारण में भिन्नता है, पट जो है वो द्रव्य है, पटरूप जो है वो गुण है, तो कार्य अलग अलग हो गए, कार्य में भिन्नता हो गई, और कार्य में जब भिन्नता हो गई तो कारण में भी भिन्नता होनी चाहिए। लेकिन आपके अनुसार तो दोनों जो है कार्य हैं लेकिन कारण में भिन्नता नहीं है, तो आपका जो है वो गलत हो गया सिद्धांत। और सिद्धांत यह है कि कार्य में यदि भेद होता है तो कारण में भी भेद देखा जाता है, ठीक है। इसलिए हम जो कह रहे हैं, अब हमारा नियम देखिए, हम कहते हैं कि जो पहला द्रव्य जब उत्पन्न होगा, कार्य जब उत्पन्न होगा, तो पहले क्षण में वह निर्गुण ही होगा, उसके बाद उसमें तत्संवेत गुण जो हैं उत्पन्न होंगे। और ऐसा यदि हम मानते हैं तो पट को पटरूप का कारण मानने में फिर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा जो नियम है वह है समवायी कारणम पूर्वभावी होना चाहिए, ठीक है, पूर्व भाव होना चाहिए। तो पूर्व भाव अगर प्रथम क्षण में वह निर्गुण उत्पन्न होगा तो सीधी सी बात है, पहले क्षण में वह उत्पन्न होगा तो निर्गुण होगा, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि पटरूप के उत्पन्न होने से पहले उसका पूर्व भाव है, चाहे एक क्षण पहले है, और पूर्व भाव है तो फिर वो कारण बन सकता है। लेकिन एक साथ यदि भाव उत्पन्न होंगे दोनों तो वो कारण नहीं बन सकता तुम्हारे हिसाब, तुम्हारे जो मतलब पूर्व पक्षी के कारण लक्षण के अनुसार, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं हम, इसलिए इस चीज़ को बता रहे हैं आपको कि तस्मात् प्रथमे क्षणे निर्गुण एव घट उत्पद्यते। इसलिए न्यायिक कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि इसलिए हमारा जो सिद्धांत है कि पहले क्षण में जो घट है वह जो है निर्गुण ही उत्पन्न होगा, उसके बाद उसमें जो है घट रूप आदि गुण उत्पन्न होंगे। तो यदि घट पहले उत्पन्न हो गया तो घट का पूर्व भाव निश्चित हो गया, पूर्व भाव निश्चित हो गया तो हमारे कारण का लक्षण ही है, ठीक है। तो पूर्व भाव में हो जो जिसका भाव, जिसकी सत्ता पहले हो, कार्य की सत्ता के पहले जिसकी सत्ता हो वही कारण कहलाएगा। तो घट की सत्ता पहले हो गई तो घट रूप उसके बाद उत्पन्न होगा, तो घट की सत्ता बाद में होगी तो घट रूप कार्य बन गया और घट जो है वो कारण बन गया, ठीक है। गुणा नाम समवायी कारणम, इसीलिए वह घट जो है अपने अंतर्गत के गुणों का, उसके अंदर जो घट रूप आदि गुण हैं उनका क्या बन जाएगा, वह समवायी कारण बन जाएगा। तब जो है गुण और गुणी में, तदा उस टाइम पे गुण और गुणी में जो है कारण का भेद भी हो जाता है। यदि हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि प्रथम क्षण में जो है घट उत्पन्न होगा, उसके बाद जो है घट रूप आदि उत्पन्न होंगे, तो इनमें कारण भेद भी हो जाएगा। कैसे? घट का जो कारण है वो हो गया मिट्टी,
और घट रूप का कारण हो गया घट, तो कारण भेद भी हो गया। यदि कार्य में भेद था, कार्य में भेद है, घट और घट रूप जो कार्य हैं इन दोनों में भेद है, तो इन दोनों के कारण में भी भेद जो है वो सही हो गया। जो ऊपर ये नियम आ रहा था कार्य भेदस्य, कार्य के भेद होने से कारण में भी भेद देखा जाता है, ये नियम भी यहाँ पर फॉलो हो गया। ठीक है, घटो ही घटम प्रति न कारणम एकस्यैव पौर्वापर्यात्। ठीक है, और ये जो है कारण भेद इसीलिए हुआ क्योंकि घट ही अपने स्वयं के प्रति कारण नहीं होता है। ठीक है, एक ही घट अपने स्वयं के लिए जो है वो कारण नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता? पौर्वापर्याभावात्, क्योंकि एक ही घट में पूर्व भाव और पश्च भाव नहीं हो सकता। वही घट जो है पहले था और वही घट अभी है, उसी घट से जो है दूसरा घट उत्पन्न हो गया और अभी भी वही है, तो ऐसे जो है पौर्वापर्य भाव जो है एक ही घट में नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही घट अपने से उत्पन्न दूसरे घट के प्रति पूर्व भावी या फिर पश्चात भावी नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए भी जो है कारण भेद है। और लेकिन यदि हम इसको रूप में माने, नहीं स एव तमेव प्रति पूर्व भावी पश्चात भावी चाहिए थी, एक ही घट जो है अपने प्रति न तो पूर्व भावी और पश्चात भावी नहीं हो सकता, क्योंकि वही है। अकेला घट अपने लिए ही पूर्व भाव उसका कैसा होगा? यदि पूर्व भाव होगा तो फिर वो कारण से पहले उत्पन्न हो गया, और पश्चात भाव होगा तो फिर वह स्वयं कहाँ रहेगा। ठीक है, तो फिर आगे कह रहे हैं गुणान प्रतितु पूर्व भावित्वाद भवति गुणानाम समवाय कारणम। लेकिन उसके अंदर जो गुण हैं उन गुणों से, गुणान प्रतितु, उन गुणों के प्रति तो उसका पूर्व भावित्व जो है वो होता ही है, क्योंकि पहले क्षण में वह निर्गुण उत्पन्न होता है, अगले क्षण गुण उत्पन्न होते हैं, इसलिए गुणों से उसका पूर्व भाव जो है निश्चित है, और इसीलिए वह गुणों का समवायी कारण बन सकता है द्रव्य। ठीक है, अब इस पूरे प्रकरण को संक्षेप में समझते हैं। न्यायिकों ने अपने कारण का लक्षण दिया, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम। अब इसमें जो पूर्व भावित्व पद आया है इसका मतलब ये है कि कारण जो होगा वो हमेशा कार्य से पूर्ववर्ती होगा और कार्य जो है वो हमेशा परवर्ती होगा। मतलब कारण की सत्ता पहले विद्यमान रहेगी और कार्य की सत्ता बाद में आएगी। इसका मतलब दोनों में क्या हो जाएगा? पौर्वापर्य भाव हो जाएगा। पौर्वापर्य मतलब पहले होना और बाद में होना। ठीक है, अब कारण के तीन लक्षण तीन भेद किए, समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त कारण। समवाय कारण कहा कि अयुत सिद्ध पदार्थों में ही होता है, जो पांच ही हैं, अवयव अवयवी, गुण गुणी, जाति व्यक्ति, क्रिया क्रियावान और विशेष नित्य द्रव्य पदार्थ। ठीक है, उनमें से जो अवयव जो है वो समवाय कारण होगा अवयवी का, और गुण का समवाय कारण गुणी होगा। ठीक है, जाति का समवाय कारण व्यक्ति होगा, क्रिया का समवाय कारण क्रियावान होगा, और विशेष पदार्थों का जो समवाय कारण होगा वो नित्य पदार्थ होंगे। तो जब यहाँ पर उन्होंने कहा कि गुणों का समवाय कारण गुणी होगा, तो यहाँ पर जो है पूर्व पक्षी ने जो है एक शंका उठा दी और उसने एक यहाँ पर अपना मतभेद प्रस्तुत किया, और उसने कहा कि जो तुम कह रहे हो कि गुणी का समवाय कारण गुण होगा, इसको जरा सा सॉल्व करो। क्योंकि पूर्व पक्षी ने यहाँ पर जो अपनी बात की, उसने कहा कि जब हमने तंतु से पट की उत्पत्ति की, जब तंतु से पट बना, ठीक है, तो पट के साथ साथ पटरूप भी उत्पन्न हुआ। अब पटरूप हो गया गुण और पट हो गया गुणी। ठीक है, तो जब पट और पटरूप एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं तो उनका क्या हो गया? समानकालिक जन्म हो गया। अब जब दोनों का समानकालिक जन्म हो गया तो तुम्हारा कारण का लक्षण जो है यहाँ पर जो है फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि तुम्हारा कारण कहता है, कारण का लक्षण कहता है कि भाई कारण का तो पूर्व भाव होना चाहिए। पौर्वापर्य भाव है ना कार्य और कारण में, कारण जो है उसकी सत्ता पहले होगी और कार्य की सत्ता बाद में होगी। लेकिन तुम तो कार्य जो है पटरूप, उसको उसका समवायी कारण जो है तुम पट को मान रहे हो, तो ऐसे तो पट को पहले उत्पन्न होना चाहिए था, फिर पटरूप को उत्पन्न होना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे अनुसार जो ये नियम पौर्वापर्य का नियम है ये यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि यहाँ पर पट और पटरूप तो एक साथ उत्पन्न होते हैं, है ना। जैसे कह रहे हैं कि जब तंतु से हमने पट बनाया तो उसी समय पटरूप भी उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसको हम ऐसे ही समवाय कारण नहीं मान सकते, जैसे मतलब पट को हम पटरूप का समवाय कारण उसी तरह नहीं मान सकते जिस प्रकार से जो किसी गाय के जो दोनों सींग उगते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि पहले बायां वाला सींग उगेगा फिर दायां वाला सींग उगेगा, दोनों एक साथ उगते हैं, समान भाव से समान कालिक होते हैं। तो उसी तरह जो है पट और पटरूप भी समान काल में जन्म लेते हैं, और इसलिए जो है पट जो है वो पटरूप का समवाय कारण नहीं बन सकता।
तो यहाँ पर न्यायिकों ने उनका उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, जो तुम अपना नया नियम बना रहे हो कि पट और पटरूप एक साथ उत्पन्न होते हैं, ऐसा नहीं है। पहले पट ही उत्पन्न होता है, ठीक, उसके बाद पटरूप उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रथम क्षण में जब तंतु से पट बनता है तो प्रथम क्षण में पट निर्गुण उत्पन्न होता है, बिना गुण के रहता है वो, और उसके अगले क्षण में है उसमें गुण आदि आते हैं। ठीक है, और इसीलिए पहले क्षण में जब वह निर्गुण उत्पन्न हुआ, बिना गुणों के उत्पन्न हुआ पट, तो उसका पूर्व भाव हो गया, मतलब उसकी पहले सत्ता हो गई, इसलिए वो कारण बन गया। और कार्य जो है उसकी सत्ता बाद में होती है, इसलिए पट रूप उसमें बाद में आए, अगले क्षण में आए, इसलिए उनकी सत्ता बाद में होगी, इसलिए वो कार्य बन गए। इसलिए हमारा सिद्धांत जो है वो गलत नहीं है। आप जो है ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि दोनों एक साथ जन्म लेते हैं। ठीक है, पट और पटरूप एक साथ जन्म होता है, उनका समानकालिक जन्म है, ऐसा आप गलत कह रहे हैं। और कह रहे हैं यदि हम तुम्हारे इस चीज़ को माने भी कि पट और पटरूप एक साथ जन्म लेते हैं, तो कह रहा है इससे हमें आपत्ति हो जाएगी। इससे आपत्ति क्या होगी कि जब दोनों एक साथ जन्म ले रहे हैं तो आप पता कैसे लगाओगे कि एक गुण है और दूसरा गुणी है। पट गुण है, पट गुणी है और पटरूप गुण है, इसका पता आपको कैसे लगेगा? क्योंकि दोनों का जन्म तो एक साथ हो रहा है, तो इसका भी पता आप नहीं लगा पाओगे। और संसार में कह रहे हैं नियम है कि यदि कार्यों में भेद होता है तो कारण में भी भेद दिखा जाता है। ठीक है, तो पट और पटरूप दो अलग अलग कार्य हो गए। ठीक है, पटरूप जो है वो गुण है और पट जो है वो गुणी है, तो दोनों अलग अलग कार्य हो गए। तो जब कार्य में भेद है, कार्य अगर भिन्न भिन्न है तो इनका कारण भी भिन्न होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे अनुसार चलेंगे तो कार्य में भिन्नता तो दिखाई दे रही है, लेकिन कारण में भिन्नता में नहीं दिखाई रही है, कारण फिर इनका एक ही बनेगा, तंतु। ठीक है, तो वो भी गलत हो जाएगा। इसीलिए जो है हमारा जो सिद्धांत है, ठीक है, वह बिल्कुल सही है कि पहले क्षण में हम जो है घट को, जैसे घट जो है उसको हम निर्गुण ही उत्पन्न माने, उसके अगले क्षण उसमें जो है घट रूप आदि गुणों की उत्पत्ति माने, तो इससे क्या होगा, घट की उत्पत्ति गुणों, उसमें अपने अंदर आने वाले गुणों से जो है पूर्व हो जाएगी, उसका पूर्व भाव हो जाएगा, और उसके बाद जो है उसमें गुण आदि उत्पन्न होंगे, तो इससे वह गुणों का समवायी कारण बन जाएगा या फिर कारण बन जाएगा। और फिर कह रहे हैं कि जो गुण और गुणी हैं उनमें कारण का भेद भी है। कार्य का भेद तो हमने दिखा दिया, और कारण का भेद भी है। कारण का भेद ऐसे है कि घट जो है वो स्वयं अपने प्रति तो कारण हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि एक ही घट में तुम पौर्वापर्य भाव नहीं देख सकते। एक ही घट पहले उत्पन्न हुआ, फिर वही घट दोबारा उत्पन्न हुआ बाद में, तो पूर्व पौर्वापर्य भाव यदि है ही नहीं तो कारण भी नहीं बन पाएगा। तो एक ही घट अपने प्रति जो है वो कारण नहीं बन सकता, पौर्वापर्य नहीं होने के कारण। ठीक है, लेकिन जो एक ही घट जो है वह अपने रूप आदि के प्रति जो है, गुणों के प्रति जो है, वह जो है पौर्वापर्य बन सकता है, उनके प्रति कारण बन सकता है। घट अपने प्रति कारण नहीं बन सकता, लेकिन अपने रूप आदि के प्रति वह कारण बन सकता है पौर्वापर्य भावात। यदि वह पहले क्षण में निर्गुण उत्पन्न हो और अगले क्षण जो है उसमें गुण आदि उत्पन्न होंगे तो पौर्वापर्य भाव हो जाएगा। ठीक है, पहले उत्पन्न होना और बाद में उत्पन्न होना सिद्ध हो जाएगा, और इस वजह से जो है वह समवायी कारण हमारा बन जाएगा। गुणी जो है वह गुण का समवायी कारण बन जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने निराकरण किया। अब पूर्व पक्षी कहता है कि यदि ऐसा माना जाए कि पूर्व क्षण में निर्गुण घट ही उत्पन्न होता है और अगले क्षण में उसमें रूप आदि गुण उत्पन्न होते हैं, तो मेरी एक शंका और है। यदि आप ऐसा मानते हैं तो दो शंकाएं अपनी वहाँ पर रखता है पूर्व पक्षी, और कहता है कि नन्वेवम सती, ऐसा होने पर तो प्रथमे क्षणे घटो अचाक्षुषः स्यात् अरूपी द्रव्यत्वात् वायुवत्। यहाँ पर उसने एक अनुमान प्रमाण की तरह उसने एक 3 चीज़ें रख दी, प्रतिज्ञा, हेतु और उदाहरण। उसने कहा कि यदि पहले क्षण में घट निर्गुण उत्पन्न होगा तो प्रथम क्षण में उस निर्गुण घट को हम देख नहीं पाएंगे, वह चक्षु का विषय नहीं बन पाएगा, अचाक्षुष रहेगा। अचाक्षुष मतलब आंख द्वारा उसका प्रत्यक्ष ग्रहण नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों नहीं हो पाएगा? अरूपी द्रव्यत्वाद, रूप रहित द्रव्य होने के कारण, वायुवत माने वायु के समान। तो जैसे वायु में रूप नहीं है इसीलिए हम उसको देख नहीं पाते, उसी प्रकार प्रथम क्षण के उस निर्गुण घट में भी रूप नहीं होगा तो वह भी, उसको भी जो है देख नहीं पाएंगे, वह भी आंख का विषय नहीं बन पाएगा, उसको वह भी जो है अचाक्षुष हो जाएगा। तो पहला दोष तो ये उत्पन्न हो गया। और कह रहा है आगे कि तदेव ही द्रव्यम चाक्षुषम यन्महत्वे सत्युद्भूत रूपवत्। ठीक है, क्योंकि वही द्रव्य चक्षुष प्रत्यक्ष का विषय होता है, वही उसी द्रव्य को जो हम चक्षु के द्वारा देख सकते हैं, यन्महत्वे, जिसका जो है महत् परिमाण होता है, जो महत् परिमाण से युक्त होते हुए सति
यन महत्वे सति मतलब महत परिमाण से युक्त होते हुए उद्भूत रूपवत, उद्भूत रूप वाला होता है। ठीक है, अब जो है इसकी इस पहली शंका को हम समझते हैं अच्छी तरीके से। अब यदि प्रथम क्षण में घट आदि जो है निर्गुण उत्पन्न होते हैं, यदि हम ऐसा मानें तो दो दोष आएंगे। उनमें से पहला दोष यह है कि प्रथम क्षण में जो है घट आदि जो है वो चाक्षुष नहीं हुआ करेंगे, उनको हम आंख के द्वारा देख नहीं पाएंगे, वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन पाएंगे, और जिस वस्तु का चक्षु द्वारा ग्रहण होता है वह चाक्षुष कहलाती है। अब न्याय दर्शन कहता है कि उसी का चाक्षुष प्रत्यक्ष हुआ करता है, उसी चीज को हम आंखों के द्वारा देख सकते हैं जिसमें महत परिमाण हो और वह उद्भूत रूप वाला हो। अब महत परिमाण क्या होता है और उद्भूत रूप क्या होता है? देखिए, महत परिमाण वह होता है, न्याय वैशेषिक मानता है कि जो है परमाणुओं से इस जगत की सृष्टि हुई है। तो परमाणु सबसे छोटा अणु जो अविभाज्य है, जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते, वो सबसे छोटा अणु जो है वो परमाणु कहलाएंगे। वो दो अणु मिलकर जो है द्वणुक बनाते हैं, फिर दो अणु इस तरह से मिलकर त्रणुक बनाते हैं, त्रसरेणु बनाते हैं। ठीक है, फिर त्रसरेणु मिलकर चार त्रसरेणु मिलकर चतुर्णुक बनाते हैं, और यहाँ तक जो है ये चाक्षुष प्रत्यक्ष इनका नहीं हुआ करता है, यहाँ तक इनका परमाणु रूप ही होता है। इसके बाद जो है चतुर्णुक के बाद जो है जब ये चार चार मिलकर जब पांच आदि अस्ते बनाते जाते हैं तो वहाँ से आगे ये महत परिमाण में आने लगता है, मतलब वहाँ से आगे जो हमें दिखने लग जाते हैं। या फिर जब सूर्य की रोशनी से, जब कहीं छिद्र से सूर्य की रोशनी आ रही होती है तो सूर्य की रोशनी में जो छोटे छोटे अणु दिखाई देते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि वह चतुर्णुक से ऊपर वाला रूप है, क्योंकि वह हमें दिखने लग गया है अब। ठीक है, तो इसका मतलब जो चीज़ हमें दिखने लग गई है, इसका मतलब वह महत परिमाण वाली है, उसका परिमाण अब ऐसा हो गया है कि वो कि हमें दिखने लग गया है। ठीक है, उसका आकार इतना बड़ा हो गया है। अब यहाँ पर भी एक शंका ये है कि आकाश जो है इतना बड़ा इसका परिमाण है, हर जगह है, व्याप्त है, महत परिमाण वाला है, लेकिन फिर भी इसका प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता। क्यों? क्योंकि इसमें रूप नहीं है, इसलिए आकाश का परिमाण नहीं हुआ करता। ठीक है, और उद्भूत रूप क्या होता है? उद्भूत रूप का मतलब यहाँ पर यह है कि रूप की एक ऐसी विशेषता जिसके होने से जो है रूप का प्रत्यक्ष हो जाया करता है। ठीक है, रूप माने बॉडी कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, किसी का भी ऐसा रूप जिसको हम देखते हैं। ठीक है, तो ऐसी विशेषता जिसके होने से जो है रूप का प्रत्यक्ष हो जाया करता है, इसे हम रूप की एक प्रकार से उज्ज्वलता कह सकते हैं। अब देखिए, यद्यपि जो तपा हुआ जो जल होता है उसमें जो है वो आग है ना, जो उसके अंदर जो अग्नि है वो महत परिमाण वाली है। ठीक है, और उसमें रूप भी होता है, हमें जो है धुआं दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं हुआ करता, क्योंकि उसके रूप में उद्भूतता नहीं होती है। इसलिए जो है हमें वो आग जो है, जो खौलते हुए पानी के अंदर जो आग है, वह आग हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि उसके रूप में जो है उद्भूतता नहीं है। तो दोनों चीज़ें होनी जरूरी हैं, एक तो महत परिमाण का होना जरूरी है और दूसरा उद्भूत होना जरूरी है। आकाश की तरह महत परिमाण हो लेकिन रूप नहीं हो तो भी नहीं दिखाई देगी चीज़, चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय नहीं बन पाएगा। ठीक है, और खौलते हुए पानी में आग की तरह रूप भी हो और महत परिमाण भी हो, लेकिन उद्भूतता नहीं हो उस रूप में, तो भी वह नहीं दिखाई देगा। तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रथम क्षण, जब प्रथम क्षण में तुम्हारा घट जो है वह अचाक्षुष उत्पन्न होगा, तो वह तो बिना रूप वाला द्रव्य होगा, वायु के समान, इसलिए वह जो है अचाक्षुष होगा। ठीक है, निर्गुण उत्पन्न होगा प्रथम क्षण में, तो वायु के समान रूप नहीं होने के कारण वह क्या होगा? अचाक्षुष, चक्षु का विषय नहीं बन पाएगा, प्रत्यक्ष उसका नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तदेव ही द्रव्यम चाक्षुषम, तब ही जो है द्रव्य का चाक्षुष हो सकता है, यन महत्वे, जिसका महत परिमाण हो और उद्भूत रूप वाला हो। तो पहला दोष तो यह उत्पन्न हो गया, तुम्हारा जो है द्रव्य जो है प्रथम क्षण में जब निर्गुण उत्पन्न होगा तो महत परिमाण वाला नहीं होगा और उद्भूत रूप वाला नहीं होगा, तो वह अचाक्षुष हो जाएगा। दूसरा जो दोष है वो ये है कि अद्रव्यम च स्यात्, वह द्रव्य भी नहीं कहलाया जाएगा प्रथम क्षण में, उसको द्रव्य नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि गुणाश्रयत्व भावात्, क्योंकि द्रव्य उसे ही कहते हैं गुणाश्रयो द्रव्यम, जो गुणों का आश्रय होता है। गुणों का जो आश्रय होता है उसी को द्रव्य कहते हैं, और पहले क्षण में तो वो निर्गुण है, तो निर्गुण होने के कारण उसको द्रव्य भी नहीं कहेंगे। इति च द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण है गुणाश्रयो द्रव्यम, गुण का आश्रय जो होगा वह द्रव्य होगा, और पहले क्षण में वह निर्गुण उत्पन्न होगा तो उसे द्रव्य भी नहीं कहेंगे। तो ये जो दो दोष हैं ये उत्पन्न होते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी ने जो है अपने
यहाँ पर शंका अपनी उपस्थित कर दी। अब यहाँ पर जो न्यायिक हैं वो आते हैं वापस और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप सत्य कह रहे हैं। वो कहते हैं सत्यम, हाँ ठीक है, आप जो कहते हैं बिल्कुल, इसमें कोई इसमें किसी तरह का कोई दोष नहीं है। प्रथमे क्षणे घटो यदि चक्षुषा न गृह्यते, यदि पहले क्षण में घट निर्गुण उत्पन्न होता है और उसका चक्षु के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, तो तदा का नो हानि, तो इससे हमारी क्या हानि है, इसमें क्या दिक्कत है, होने दो, कोई बात नहीं, ठीक है। न ही सगुणोत्पत्ति पक्षेपि निमेषावसरे गृह्यते, क्योंकि इससे हमारी कोई हानि नहीं है, क्योंकि यदि आप ऐसा मान लेते हैं कि पट के साथ ही पट रूप की उत्पत्ति भी होती है, ठीक है, सगुणोत्पत्ति पक्ष विषय कि जो है गुणी जो है वह गुण के साथ उत्पन्न होता है, यदि आप समानकालिक उत्पत्ति मान लेते हैं, तब भी तो निमेषा अवसरे, जब हम पलक झपकाते हैं उस समय पर जो है घटो गृह्यते, ठीक है, उस समय भी घटो न गृह्यते, ठीक है। जब आप पलकों को झपकाते हैं उस समय भी तो आपको घट का जो है घट रूप का जो है प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, तो वो दिक्कत तो वहाँ पर भी है। उस समय भी तो चक्षुषा, उस समय पर भी तो आप चक्षु के द्वारा उसका ग्रहण नहीं करते जब आप पलकें झपकाते हो, तो इसमें तो किसी प्रकार का कोई दोष ही नहीं है। इसलिए तुम्हारा जो पहला जो है जो दोष है शंका का, वह जो है गलत है, बिल्कुल उसमें कोई किसी प्रकार का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ठीक है। और कह रहे हैं इसीलिए तेन व्यवस्थितम एतत् निर्गुणम एव प्रथमम घट उत्पद्यते द्वितीयादि क्षणेषु चक्षुषा गृह्यते, इससे यह निश्चित होता है, यह व्यवस्थित होता है, यह नियम बनता है, या इसमें कोई किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि निर्गुण एवं प्रथमम घट उत्पद्यते, पहले क्षण में जो है वह निर्गुण ही उत्पन्न होता है, घट आदि जो द्रव्य है, और दूसरे आदि क्षणों में उसमें स्वरूप आदि आते हैं और उसके बाद ही जो है उसका चक्षु के द्वारा ग्रहण होता है। हम आपके नियम को स्वीकार करते हैं, इससे हमारे द्रव्य लक्षण में किसी प्रकार का या इससे हमारे कारण लक्षण में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा दोष आपने दिखाया कि द्रव्य जो होता है वो गुणों का आश्रय होता है और पहले क्षण में वो निर्गुण उत्पन्न होगा तो द्रव्य नहीं कहलाया जाएगा, ये भी कह रहे गलत बात है, क्योंकि न च प्रथमे क्षणे गुणाश्रयत्वाभावात् अद्रव्यत्व आपत्ति ही, जो आपने कहा कि प्रथम क्षण में वह गुणों का आश्रय नहीं रहेगा, इससे उसमें अद्रव्य की आपत्ति आ जाएगी, वह द्रव्य नहीं कहलाया जाएगा, ये भी कह रहे हैं नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि तुम जो द्रव्य का लक्षण बता रहे हो गुणाश्रय द्रव्यम, वह हम नहीं मानते, हम तो ये मानते हैं समवायी कारणम द्रव्यम, द्रव्य वह होता है जो समवायी कारण होता है, ठीक है, जिसमें किसी का समवायी कारण बनने की योग्यता होती है वही द्रव्य होता है। इति द्रव्य लक्षण योगात, इस समवायी कारणम द्रव्यम, द्रव्य का लक्षण होने के कारण, ठीक है। और क्योंकि अगले ही क्षण में जो हमारा द्रव्य है वह रूप आदि को उत्पन्न करने वाला है, ठीक है, इसलिए उसमें जो है गुणों को उत्पन्न करने की योग्यता है, इसलिए उसमें गुणों का आश्रय बनने की योग्यता है, और योग्यता होने के कारण ही अगले क्षण में गुण आदि को आश्रय बनने की योग्यता होने के कारण ही जो है वह द्रव्य कहलाया जाएगा, उसको हम अद्रव्य नहीं कहेंगे, ठीक है। और योग्यता च गुणात्यंता भावः, गुणात्यंता भावा भाव, ये कहने का एक स्टाइल है। उस समय पर वो ये नहीं कहते थे वहाँ पर कि ये चीज़ नहीं है, मतलब वो ये नहीं कहते थे कि यहाँ पर ये चीज़ है, वो ऐसा कहते थे यहाँ पर इसके विरोधी चीज़ों के अभाव का अभाव है। वो ऐसा नहीं कहते थे कि इनके बहुत सारे शत्रु हैं, वो ऐसा कहते थे कि इनके शत्रुओं के अभाव का अभाव है, ठीक है। तो वही यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि योग्यता च गुणा अत्यंता भावा भाव है, योग्यता तो वही कहलाई जाती है जिसमें गुणों के अत्यंत अभाव का अभाव हो, मतलब जिसमें अनेक गुणों को धारण करने की योग्यता है, उनका आश्रय बनने की योग्यता है, उसी को द्रव्य कहते हैं। और हमारा जो द्रव्य है वो अगले ही क्षणों में गुणों का आश्रय बनने वाला है, गुणों को उत्पन्न करने वाला है, इसलिए जो है हमारा द्रव्य जो है वह द्रव्य कहलाया जाएगा, वह अद्रव्य नहीं कहलाया जाएगा किसी भी स्थिति में। तो आपके दोनों प्रकार के जो शंकाएं आपने की थी वो दोनों का ही निराकरण हमने कर दिया।